Hello everybody, I'm Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections and welded connections. In tension members, we've covered introduction to tension members, application, types of tension members, net area of a section, effective net area, and numerical problems based on them. We've also covered types of failure, design strength of tension members, analysis of tension members, and numerical problems based on it. We've covered lug angles and design of tension members. For design of tension members, we've covered two numericals, one based on bolted connections using an angle section and welded connection for an angle section. In today's lecture, we'll be discussing another important numerical based on design of tension members. So let's start. A tension member 0.95 meters long is to resist a service dead load of 20 kN and a service live load of 60 kN. Design a rectangular bar of standard structural steel of grade E250. Assume that the member is connected by one line of 16 mm diameter bolts of grade 4.6. तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारा डेटा दे रखा है. पहले तो वो बता रहा है कि हमें लेंथ कितनी है हमारे पास मेंबर की. तो मेंबर की लेंथ है 0.95 मीटर्स. फिर हमें दिया जा रहा है कि डेड लोड कितना है. डेड लोड और ये सर्विस डेड लोड है, मतलब फैक्टराइज करना होगा हमें. सर्विस का सिंपली यहाँ पे क्या मतलब है कि ये अनफैक्टर्ड लोड है. फिर हमें बोला गया है सर्विस लाइव लोड. तो सर्विस लाइव लोड क्या हो जाएगा, क्या है 60 किलो न्यूटन. तो लाइव लोड इज सिंपली 60 किलो न्यूटन. इसको भी हमने अनफैक्टर्ड लाइव लोड हमें दिया है क्योंकि सर्विस लोड दे रखा है. फिर बोलता है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बार. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में शेप दे दी है और मटेरियल दे दिया है कि हमें क्या डिजाइन करना है. तो पहले के क्वेश्चंस में हम एंगल्स यूज करते थे, एंगल सेक्शन हमें बोलता था डिजाइन करने को. यहाँ पे क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर बार बोला गया है डिजाइन करने को. और कौन सा स्टील यूज करना है, हमने E250 ग्रेड स्टील यूज करना है. अगेन बोल्टेड कनेक्शंस हमें बोल रखा है कि बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं और बोल्ट्स में हमें बोल्ट्स का डायमीटर दिया है 16 mm. साथ में पैटर्न भी दे रखा है कि किस पैटर्न में आपने इन बोल्ट्स को अरेंज करना है. तो पैटर्न क्या दिया है, सिंगल लाइन बोल्ट्स या फिर वन लाइन बोल्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन लाइन बोल्टिंग हमें प्रोवाइड किया है. तो पैटर्न क्या है, वन लाइन या सिंगल लाइन. नेक्स्ट हमें दिया है ग्रेड ऑफ द बोल्ट 4.6. तो इसकी हेल्प से देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो फॉर स्टील ग्रेड E250 हमारे पास FU की वैल्यू है 410 और FY की वैल्यू है 250. वैसे ही बोल्ट्स के ग्रेड 4.6 के लिए FUB की हमारे पास वैल्यू है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है. तो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम इसे लिखें ग्रॉस एरिया, तो दैट विल बी इक्वल टू AG इज इक्वल टू T गामा M नॉट अपॉन FY. ये कहाँ से आया है, क्लॉज 6.2 से आया है हमारे पास, जो ग्रॉस यील्डिंग के लिए हम क्लॉज यूज करते हैं. तो T हमें गिवन है क्वेश्चन में, T इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन प्लस 60 किलो न्यूटन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डेड लोड प्लस लाइव लोड, और ये कैसे हैं, सर्विस लोड्स हैं. तो 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन. 80 किलो न्यूटन हमारे पास अनफैक्टर्ड लोड है. तो ये ध्यान रखिएगा, ये सर्विस लोड है विच इज सिंपली अनफैक्टर्ड लोड. अब हमें TU कैलकुलेट करना है. TU क्या होता है, फैक्टर्ड लोड. तो मैं डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड. मैं 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि फैक्टर दोनों का ही सेम होता है. अगर आपके पास कोई डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो टाइप का लोड दिया है, तो आप इंडिविजुअली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट 1.5 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन. तो हमारे पास जो लोड रेजिस्ट करने को है वो कितना है, इक्वल टू
120 किलो न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिंग लोड है हमने इतना लेना है। तो TU की वैल्यू हो गई 120, गामा M नॉट की वैल्यू है 1.1 और FY की वैल्यू है इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी एन एरिया रिक्वायरमेंट एज 528 mm स्क्वायर। तो हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है? 528 mm स्क्वायर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको ये एरिया को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इसे इंक्रीज नहीं करेंगे, हम स्लाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं कितना प्रोवाइड कर सकती हूँ? मैं सिंपली प्रोवाइड कर सकती हूँ 600 mm स्क्वायर। तो मैंने उसको स्लाइटली इंक्रीज किया है। इस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने एरिया तो अज्यूम कर लिया। एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए? हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट हमने डिजाइन करनी है, वो होता है B इंटू टी। तो ये अगर आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? B इंटू टी से कैलकुलेट करेंगे। B क्या है? विड्थ ऑफ द प्लेट, और T क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो ये जो शेडेड येलो एरिया है हमने ये कैलकुलेट करना है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज B इंटू टी। अब हमें पता है टोटल एरिया किसके इक्वल है? टोटल एरिया 600 mm स्क्वायर हमने अज्यूम किया था। तो मुझे B और T दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी होगी? अज्यूम करनी होगी। तो मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू अज्यूम करती हूँ और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं फॉर्मूला इस इक्वेशन से ऑब्टेन कर लूंगी। तो मैंने अज्यूम करा T को, थिकनेस ऑफ द प्लेट को 10 mm। तो B कितना आ जाएगा? B आ जाएगा 600/10 विच इज इक्वल टू 60 mm। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये प्लेट है जिसकी विड्थ 60 mm है और जिसकी थिकनेस हमने कितनी अज्यूम करी है? 10 mm। अब हम इसके लिए फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। अब फर्दर कैलकुलेशंस में क्या है? हमें बोला गया है कि बोल्ट्स डिजाइन करने हैं। तो अब हम बोल्ट्स डिजाइन करेंगे और फिर इसे प्रोवाइड करेंगे सिंगल लाइन में। तो बोल्ट्स के लिए सबसे पहले हम क्लॉज 10.3.3 यूज करेंगे। उसमें हमें shear capacity निकालनी है बोल्ट्स की, which is given by VDSB, which is equal to FUB upon √3 into NN into ANB plus NS into ASB into beta LJ, beta LG and beta PK। तो जो हमारे पास ये प्लेट है, इस प्लेट में कोई गसेट प्लेट अटैच्ड होगी। गसेट प्लेट की थिकनेस हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू 12 mm। तो गसेट प्लेट जो 12 mm थिकनेस की है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके लिए ग्रिप लेंथ कितनी हो जाएगी? गसेट प्लेट हमने अज्यूम करी है 12 mm की, रेक्टेंगुलर प्लेट है 10 mm की, तो ग्रिप लेंथ हो जाएगी 10 + 12 विच इज इक्वल टू 24 mm। अब हमें पता है कि ये वैल्यू जो है अगर लेस दैन 5 टाइम्स d होगी तो बीटा एल जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इक्वल टू 1। तो 5 टाइम्स d कैलकुलेट करते हैं। 5 टाइम्स d कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 80 mm। तो हम देख सकते हैं 24 mm इज लेस देन 80 mm, मतलब बीटा एल जी किसके इक्वल हो गया? इक्वल टू 1। तो बीटा एल जी इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें लेंथ ऑफ द जॉइंट नहीं पता, तो हम इसे कितना अज्यूम कर लेंगे? इक्वल टू 1। हम कोई पैकिंग प्लेट नहीं यूज कर रहे, इसलिए बीटा पी के कितना हो गया? इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पे बोल्ट बनाऊं तो बोल्ट कितनी शेयर में होगा? बोल्ट विल बी इन सिंगल शेयर। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि बोल्ट किस में है? सिंगल शेयर एक्सपीरियंस कर रहा है। सिंगल शेयर एक्सपीरियंस कर रहा है तो अब हमारे पास चॉइस है, या तो हम एन को इक्वल टू 1 ले सकते हैं या NS को इक्वल टू 1 ले सकते हैं। हमने क्या अज्यूम करा? एन इक्वल टू 1, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो थ्रेडेड पोर्शन है आपके बोल्ट का, उसमें ये शेयर प्लेन फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ANB विल बी इक्वल टू 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी है? डी इज इक्वल टू 16 mm। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल टू 156.8 mm स्क्वायर। तो मेरे पास ANB की वैल्यू आ गई। अब NS
क्योंकि हमने 0 अज्यूम कर लिया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो VDSB कैन बी रिटन एज FUB कितना है 400, क्योंकि 4.6 ग्रेड का बोल्ट हम यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 इंटू 156.8 प्लस 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है इक्वल टू 28.97। अब मैं डायरेक्टली किलो न्यूटन में लिख रही हूँ, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 टू द पावर -3। तो शेयर कैपेसिटी जो है हमारे बोल्ट की वो कितनी आ गई है, इक्वल टू 28.97। अब हमें कैलकुलेट करनी होगी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग क्लॉज 10.3.4 और VDPB के लिए हमें क्या करना होता है 2.5 KB इंटू DT FU अपॉन गामा MB। आई एम सॉरी, यहाँ पीछे भी हम गामा MB यूज करेंगे क्योंकि हमने डायरेक्टली VDSB यूज किया है, तो गामा MB किसके इक्वल होता है 1.25। हाउएवर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू 28.97 ही कैलकुलेट होगी जब आप इसे 1.25 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ हमें पहले तो KB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। KB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे, तो लेट्स डू दैट। सो क्लॉज 10.2.2 से P मिनिमम हमारे पास आता है 2.5 इंटू D। सो 2.5 इंटू 16 इज इक्वल टू 40 mm। और क्लॉज 10.2.3.2 से हमारे पास मैक्सिमम पिच की वैल्यू आती है टेंशन के केस में 12 T मिनिमम। T मिनिमम हमारे पास 10 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 120 mm और 200 mm। इसमें से जो भी लीस्ट वैल्यू है, तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 mm। तो P मैक्स में कितना बोल सकती हूँ, P मैक्स इज इक्वल टू 120 mm। अब हमें 40 mm और 120 mm के बीच में कोई वैल्यू अज्यूम करनी है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ पिच इक्वल टू 50 mm। 50 mm हम जो पिच चूज करेंगे वो क्लोजर टू द मिनिमम वैल्यू होता है क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्लॉज 10.2.4.2 से मिनिमम पिच। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स DH। DH हम टेबल 19 से निकाल सकते हैं, टेबल 19 से हमें क्लियरेंस मिल जाएगी। तो 16 mm का बोल्ट है, 2 mm की क्लियरेंस है, तो DH की वैल्यू कितनी होगी 18 mm। तो E मिनिमम कितना आ जाएगा, E मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 27 mm। वैसे ही नेक्स्ट क्लॉज दैट इज क्लॉज 10.2.4.3 से मैं E मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ विच इज इक्वल टू 12 टाइम्स T मिनिमम इंटू अपसाइलम। अब अपसाइलम इज इक्वल टू 1 क्योंकि अपसाइलम की वैल्यू क्या होती है, अपसाइलम इज इक्वल टू FY अपॉन 250 अंडर द रूट। तो FY हमारे पास कितना है 250 ही है, 250 डिवाइडेड बाय 250 विल बी इक्वल टू 1। तो 12 इंटू T मिनिमम इज 10 विच इज इक्वल टू 120 mm। तो अब हमें 27 mm और 120 mm के बीच में कोई वैल्यू अज्यूम करनी है E की, तो मैं वो वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ इक्वल टू 35 mm। तो हमारे पास E कितना आ गया 35 mm और पिच कितनी आ गई 50 mm। अब हम KB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब KB की वैल्यू इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी वो हमें यूज करनी है। तो E कितना है 35 mm डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 0.648। वैसे ही पिच हमारे पास है 50 mm डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 minus 0.25। So this calculates to be equal to 0.676। FUB हमारे पास 400 है और FU हमारे पास 410 है which calculates 0.975 और 1। तो अब KB की वैल्यू क्या होगी, इनमें से जो भी वैल्यू लीस्ट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.648 is the
लीस्ट वैल्यू, तो KB कितना ले सकती हूँ मैं, KB विल बी इक्वल टू 0.648। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने मेन फॉर्मूला में, which is 2.5 kbdt into fu upon gamma mb। तो kb है 0.648, diameter of the bolt is 16, thickness of the plate is 10, fu की value is 410 और gamma mb is equal to 1.25। so this calculates to be equal to 85.018 किलो न्यूटन। अगेन मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि मेरे पास VDPB की वैल्यू किस में आ जाए, डायरेक्टली किलो न्यूटन में आ जाए। अब हमने बेरिंग के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और शेयर के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो बोल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है वो हमारी बोल्ट वैल्यू हो जाएगी। तो बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू 28.97 किलो न्यूटन। अब इस 28.97 किलो न्यूटन की वैल्यू की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स किससे आएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स विल बी इक्वल टू TU, जो भी हमने TU कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। तो TU हमने 120 कैलकुलेट किया था और बोल्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28.97। सो दिस इज इक्वल टू 4.14 बोल्ट्स। पर हम नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो हम कितने बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, हम 5 बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम 4.14 बोल्ट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, 4 बोल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंटीजर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 बोल्ट्स। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसको कैसे प्रोवाइड करना है, सिंगल लाइन में प्रोवाइड करना है, वन लाइन में प्रोवाइड करना है। अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मेंशन करता है तो चूज अ पैटर्न जो आपको प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पे चेन बोल्टिंग प्रेफर करते हैं चूज करना, अदरवाइज ज्यादा इकोनॉमिकल और स्ट्रेंथ हमारी डायमंड बोल्टिंग से आती है या स्टैगर्ड बोल्टिंग से आती है। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टाइम सेव करना है, तो हम यहाँ पे चेन बोल्टिंग प्रेफर करते हैं ताकि क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास कम हो। तो चूज पैटर्न ऑफ द बोल्ट्स इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आइडियली हम डायमंड या स्टैगर्ड बोल्टिंग चूज करते हैं जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं, बट एग्जाम पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, चेन बोल्टिंग चूज करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस जो है वो चेन बोल्टिंग में एक ही होता है, पूरा पैटर्न सेम रहेगा, तो हर क्रिटिकल सेक्शन में सेम नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे और अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आएगा। और साथ में हमें इस टर्म से डील नहीं करना पड़ेगा जो स्टैगर्ड पिच वाली टर्म है। तो टेंशन मेंबर्स के केस में अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो चेन बोल्टिंग प्रेफर कीजिए। यहाँ पे हमें हाउएवर दे रखा है कि 5 बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं आपने इन अ सिंगल लाइन। अब हमारे पास ये सेक्शन है जिसमें हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं वो कौन कौन से होंगे। अब क्योंकि ये सिंगल लाइन बोल्ट है तो यहाँ पे सारे ही सेक्शंस क्रिटिकल सेक्शन होंगे और सारों ही सेक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही बोल्ट आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस रिड्यूस हो गए हैं, सारे सेक्शंस एक ही टाइप के हैं। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी स्ट्रेंथ इन ग्रॉस यील्डिंग यूजिंग क्लॉज 6.2। तो AG हमारे पास है 600 क्योंकि 60/10 की हमारी प्लेट है, FY इज 250 एंड गामा M0 इज इक्वल टू 1.1। so TDG calculates to be equal to 136.36 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 120 किलो न्यूटन। तो अगर ये 120 किलो न्यूटन से बड़ा है तो ये क्या हो गया, सिंपली सेफ हो गया, किसमें, ग्रॉस यील्डिंग के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे रप्चर के लिए। तो रप्चर के लिए अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्लॉज 6.3.1। तो क्लॉज 6.3.1 सिंपली क्या बोलता है कि TDN की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.9 ANFU अपॉन गामा M1,
जहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें अगेन क्लॉज 6.3.1 ही देता है, इक्वल टू बी माइनस एन डी एच प्लस समेशन आई पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI इंटू टी। तो यहाँ पे जो भी आपने पैटर्न ऑफ बोल्टिंग चूज करा है उसके हिसाब से आपको क्रिटिकल सेक्शन निकालने होंगे। फिर आपको देखना होंगे कि कितने क्रिटिकल सेक्शंस बन रहे हैं। अगर आपके क्रिटिकल सेक्शंस मल्टीपल हैं, मतलब मोर देन वन है, तो आप उन सब के लिए ए एन की वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल सेक्शन 1 क्रिटिकल सेक्शन 2 एंड क्रिटिकल सेक्शन 3 के लिए आप ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उस मिनिमम वैल्यू के हिसाब से आपने क्या करना है, आपने ए एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस फॉर्मूला में। तो मिनिमम ए एन हमें कैलकुलेट करना है। इस प्रोसेस से जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला था कि हम डायमंड बोल्टिंग और स्टैगर्ड बोल्टिंग अवॉइड करते हैं, हम चेन बोल्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि चेन बोल्टिंग के केस में सारे सेक्शंस सेम रहते हैं। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सबके लिए ए एन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर केस को अगर हम देखें तो ए एन क्या है, ए एन विल बी इक्वल टू बी माइनस एन डी एच प्लस जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टैगर्ड वोल्टिंग नहीं है, तो ये प्लस जीरो हो गया इंटू टी। तो बी कितना है, बी इज 60 एन नंबर ऑफ बोल्ट्स। एक पर्टिकुलर सेक्शन 1 में कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, एक ही बोल्ट है। और डायमीटर ऑफ होल किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ होल इज इक्वल टू 18 प्लस जीरो विद इनटू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मेंबर। मिनिमम थिकनेस कितनी है, 10 mm की। गसेट प्लेट 12 mm की है। तो आपके पास वैल्यू आती है ए एन की इक्वल टू 420 mm स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे टीडीएन ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे 0.9 इंटू 420 इंटू 410, एफ यू की वैल्यू है 410 डिवाइडेड बाय गामा m1 is equal to 1.25 from table 5. This calculates to be equal to 123.98 किलो न्यूटन। अब ये 123.98 किलो न्यूटन इज ग्रेटर देन 120 किलो न्यूटन जो हमारे मेंबर पे एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे फेल हो जाता है मेंबर तो हमें थिकनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी और फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्योंकि ये ग्रेटर देन 120 किलो न्यूटन है तो ये सेफ हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे ब्लॉक शेयर के लिए। तो ब्लॉक शेयर के लिए आप फिर से क्लॉज यूज करेंगे 6.4.1। तो 6.4.1 क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको एवीजी, एवीएन, एटीजी और एटीएन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें डिटरमिन करना होगा कि शेयर प्लेन कौन सा है और टेंशन प्लेन कौन सा है। तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी योर शेयर प्लेन। तो ये हमारा शेयर प्लेन है। और बीसी क्या हो जाएगा आपका, बीसी आपका टेंशन प्लेन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेन शेयर एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन सा प्लेन टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ए वी एन क्या हो जाएगा, या उसके पहले ए वी जी कैलकुलेट करते हैं। जो ए बी प्लेन है आपके पास, इस प्लेन का ग्रॉस एरिया, हमारे पास 5 बोल्ट्स हैं, 4 बोल्ट्स कंप्लीट आ रहे हैं और एक बोल्ट हाफ आएगा। पर पहले ए वी जी की वैल्यू देख लेते हैं। ए वी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई प्लस 4 टाइम्स पिच, क्योंकि 5 बोल्ट्स हैं, 4 पिच आ रही है और एक क्या आ रहा है, एंड डिस्टेंस, इंटू टी। टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। So 35 plus 4 into 50 whole into 10. So this AVG is equal to 2350 mm square. ये AVG की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं AVN की वैल्यू के लिए। AVN की वैल्यू के लिए हमें माइनस करने होंगे 4.5 बोल्ट्स। 4.5 बोल्ट्स हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि B पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द लास्ट बोल्ट तक है। तो सेंटर ऑफ द लास्ट बोल्ट मतलब 4 कंप्लीट बोल्ट्स और एक इनकम्प्लीट, एक हाफ बोल्ट हम बोल सकते हैं। सो 30 प्लस 4 इंटू 50 माइनस 4.5 इंटू डी एच वॉज इक्वल टू 18 इंटू 10।
So this calculates to be equal to 1540 mm square. तो AVN की वैल्यू भी हमारे पास आ गई. अब हम ATG की वैल्यू निकालेंगे. ATG की वैल्यू कौन सी है? अलोंग प्लेन BC. तो BC प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस है? हम इसको सेंटर में प्रोवाइड करेंगे. 60 mm की आपकी विड्थ है प्लेट की, तो आप ये डिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर सकते हो? This distance can simply be equal to 30 mm center of the bolt तक. तो 30 mm into thickness which is equal to 10 mm. So that is equal to 300 mm square. अब ATN की वैल्यू, ATN क्या हो जाएगा? आपको हाफ अ बोल्ट इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि जो पॉइंट B है वो सेंटर ऑफ द बोल्ट होल तक है. तो हाफ अ बोल्ट होल माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 30 माइनस 0.5 इंटू 18 होल इंटू 10. सो दिस इज इक्वल टू 210 mm स्क्वायर. तो आपके पास ATN की वैल्यू आ गई. हमने ATG भी कैलकुलेट कर लिया, ATN भी कैलकुलेट कर लिया, AVN और AVG कैलकुलेट कर लिया. अब हम TDB1 और TDB2 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो TDB1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. AVG इज इक्वल टू 2350 इंटू FY इज 250 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.1 प्लस 0.9 इंटू ATN कितना है हमारे पास? 210. FU की वैल्यू है 410 और गामा M1 will be equal to 1.25. So this calculates to be equal to 370.35 किलो न्यूटन. तो ये हमारे पास TDB1 की वैल्यू आ गई है. अब हम TDB2 कैलकुलेट कर सकते हैं. TDB2 के लिए 0.9 इंटू AVN. AVN is 1540, FU is 410 √3 गामा M1 क्या है? 1.25 प्लस ATG क्या हो जाएगा? 300. FY कितना है? 250 और गामा M0 will be equal to 1.1. So this value is equal to 330.65 किलो न्यूटन. तो अब हमारे पास TDB1 और TDB2 दोनों है. इसमें से जो भी वैल्यू मिनिमम है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी. 370.35 और 330.65 में से 330.65 इज द मिनिमम वैल्यू. ये कितने 330.65 किलो न्यूटन इज द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, जो किससे बड़ा है? 120 किलो न्यूटन से बड़ा है. इसलिए आपका जो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है वो सेफ है ब्लॉक शेयर के लिए. हमारे पास यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शेयर की तीनों की वैल्यूज है. इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी मेंबर की. तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है? TD विच इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 123.98 किलो न्यूटन. और ये मिनिमम वैल्यू भी किससे बड़ी है? 120 किलो न्यूटन से बड़ी है, जो हमारे मेंबर पे एक्ट कर रहा था. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने साइज सिलेक्ट किया है अपने रेक्टेंगुलर प्लेट का वो सेफ है. पर अभी हमने इसे कोलैप्स के लिए चेक किया है, हमें इसे स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करना है. तो स्लेंडरनेस रेशियो इज सिंपली KL अपॉन R मिनिमम. KL क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ, और R मिनिमम हम सिंपली मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन बोल सकते हैं. तो रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे पहले तो हम स्टील टेबल से ऑब्टेन कर लेते थे, पर ये कैसा है? रेक्टेंगुलर बार है. तो रेक्टेंगुलर बार के लिए आपको रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना होगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन A होल अंडर द रूट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक रेक्टेंगुलर बार का? V इंटू T³/12. तो अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर बार है और ये आपका B है, T क्या हो जाएगा? T विल सिंपली बी द थिकनेस ऑफ द बार. जो भी आपके इस बार की थिकनेस है ये हमारा T हो जाएगा इस तरीके से. तो B इंटू T³ अपॉन
12 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर में ही है 12, तो इंटू एरिया विच इज इक्वल 2.88 mm। तो ये हमारे पास आ गया आर मिनिमम की वैल्यू। आर की वैल्यू हमारे पास है 2.88, एल इफेक्टिव हमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 0.95। तो अब हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.95। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.95 अपॉन 2.88 विच इज इक्वल टू, अब ये मीटर्स में है और हमने जो आर मिनिमम कैलकुलेट किया है वो mm में है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 to the power 3 से। तो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 329.86, और ये 329 किससे कम है, 400 से कम है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर बार है ये हम मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन की कैटेगरी में फॉल कराएंगे, और हम इससे चेक कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर 6th पॉइंट से टेबल 3 के हम इसे चेक कर रहे हैं, जो लेस देन 400 है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज सेफ। अब हमारे पास सारे चेक्स सेटिस्फाई हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रोवाइड अ रेक्टेंगुलर बार। सो प्रोवाइड अ रेक्टेंगुलर बार 60 by 10 mm connected using 5 bolts in a single line, और ये आपने डिटेलिंग शो कर दी है अपने मेंबर की। So this brings us to the end of the chapter design of tension members, and we've completed tension members. In the next lecture we'll be discussing compression members. Thank you and stay tuned for more.